दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें उन 3 व्यक्तियों की हैं जिन्हें चाइना के आधुनिक इतिहास का सूत्रधार माना जाता है। पहली तस्वीर में नजर आ रहे शख्स हैं माओ जेडोंग, जो कि फाउंडिंग फादर ऑफ चाइना के नाम से मशहूर हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो माओ ही थे दोस्तों, जिन्होंने किसी समय चाइना को गृह युद्ध की उथल पुथल से निकालकर राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया था। हालांकि लोगों के बीच माओ हमेशा एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर रहे, जहां किसी ने उन्हें एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी माना तो किसी ने एक डेडली डिक्टेटर। दरअसल चाइना को तेजी से एक सोशलिस्ट सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए लेट 50s से लेकर मिड 60s के बीच माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन नाम की जिन पॉलिसीज का इस्तेमाल किया था, उसने पलक झपकते ही चाइना को इंडस्ट्रियलाइज तो कर दिया, लेकिन इन पॉलिसीज के रिपल्सिव इफेक्ट्स अपने साथ फैमिन और पॉलिटिकल रिप्रेशन जैसे कई कैटास्ट्रोफिक सोशियो इकोनॉमिक रिजल्ट्स लेकर आए। नतीजा ये हुआ कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज को इम्पोज करने का प्लान केओस में बदल गया, जिसके चलते हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और चलिए अब तस्वीर में नजर आ रहे दूसरे शख्स से आपका परिचय करवाते हैं। दोस्तों, ये हैं डेंग जाओपिंग, जिन्होंने माओ की डेथ के बाद चाइना को लीड किया था। डेंग अपनी लीडरशिप में चाइनीज इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम की ओर ले गए और इसके लिए उन्होंने एसईजेड्स यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे कॉन्सेप्ट्स को पहली बार चाइनीज सॉइल पर इंट्रोड्यूस किया, ताकि देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बढ़ावा मिल सके। डेंग का ये प्लान काफी हिट भी साबित हुआ दोस्तों, क्योंकि 1978 से 1997 के जिस टेन्योर में वो एक्टिव रहे, उस टेन्योर में चाइनीज इकोनॉमी 9.5% की शानदार एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो हुई। और नतीजा ये हुआ दोस्तो61 कि जो चाइनीज इकोनॉमी 1978 में करीब $215 बिलियन की थी, वो 1997 आते आते 4 टाइम्स इंक्रीज होकर $961 बिलियन पर पहुंच गई। हालांकि माओ की ही तरह डेंग की लेगेसी भी काफी मिक्स्ड इमोशन वाली रही, जहां कुछ लोगों ने उन्हें उनके इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स के लिए सराहा तो कुछ ने उन पर पॉलिटिकल अथॉरिटेरियनिज्म के आरोप लगाए। दोस्तों, अथॉरिटेरियनिज्म एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को कहा जाता है जहां रूलिंग पार्टी अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्तियों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करती है, ताकि सेपरेशन ऑफ पावर, सिविल लिबर्टी या रूल ऑफ लॉ जैसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के स्कोप को कम किया जा सके। बहरहाल अब दोस्तों नंबर आता है हमारी तीसरी तस्वीर का, और मुझे आशा है दोस्तों कि इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे। जी हाँ, ये हैं शी जिनपिंग, जो साल 2012 से चाइना के पैरामाउंट लीडर बने हुए हैं। जिनपिंग और उनकी अब तक की पॉलिसीज और एक्शंस को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के बीच बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि कुछ लोगों को शी में माओ तो कुछ को डेंग की झलक नजर आती है। और दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ शी माओ की ही तरह आइडियोलॉजिकल एम्फेसिस और कंट्रोल ओवर सोसाइटी जैसे हार्ड लाइनर मेथड्स को कैरी करते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उनकी अप्रोच डेंग की तरह इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंटरनेशनल एंगेजमेंट पर सेंटर्ड दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा दोस्तों कि आज हम यूं अचानक शी का कंपैरिजन माओ और डेंग से क्यों कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में चाइना ने अपने फॉर्मर लीडर डेंग जाओपिंग की 120th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, जहां शी खुद डेंग के कंट्रीब्यूशन को प्रेज करते नजर आए। हालांकि इस दौरान उनकी बातों से ऐसा भी लगा कि वो डेंग के योगदान को सराहते तो हैं, लेकिन उनकी सभी रणनीतियों पे विश्वास नहीं रखते। और दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि डेंग वेल्थ क्रिएशन के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स में एक लो प्रोफाइल मेंटेन रखने में विश्वास रखते थे, जहां उनका मानना था कि इंटरनेशनल स्टेज पर कम से कम एंगेजमेंट रखते हुए चाइना को डेवलपमेंट के लिए अपनी डोमेस्टिक नीड्स पर फोकस और इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शी की पॉलिसीज इंटरनेशनल एंगेजमेंट पर ज्यादा फोकस करती हैं, जहां वो यूएस जैसी सुपर पावर से कम्पीट करने के लिए वेल्थ क्रिएशन से ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ को प्रायोरिटाइज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज जिस तरह चाइना एशियन सब कॉन्टिनेंट में पावर कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में करोड़ों डॉलर्स खर्च करके मिलिट्री बेसेस एस्टैब्लिश कर रहा है, यही कारण है कि शी के टेन्योर में चाइना रिच होने से पहले ही पावरफुल होता नजर आ रहा है, जबकि जनरली ऐसा होता है कि एक देश या एम्पायर पहले रिच होता है और फिर पावरफुल। और दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है ब्रिटिश एम्पायर, जिसने दुनिया भर में फैली अपनी कॉलोनीज से पहले इमेंस वेल्थ गैदर किया और उसके बाद खुद को 20th सेंचुरी की मोस्ट पावरफुल एंटिटी के रूप में ट्रांसफॉर्म किया था। सिमिलरली अमेरिका भी ऐसे ही फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करके खुद को सुपर पावर बनाने में कामयाब रहा था। लेकिन चाइना के केस में ऐसा लगता है दोस्तों कि वो सक्सेस के लिए इस ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला को रिवर्स ऑर्डर में फॉलो कर रहे हैं।
जहाँ शी की लीडरशिप में उनका फोकस वेल्थ क्रिएशन से ज्यादा पावर क्रिएशन पे है। और दोस्तों, ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस चीज की गवाही डेटा भी चीख चीख कर दे रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में चाइना अमेरिका के बाद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर था, जहां इस फाइनेंशियल ईयर में उसने अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर वॉपिंग $296 बिलियन खर्च किए थे, यानी कि उसका टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर अमेरिका के टोटल एक्सपेंडिचर का 1/3 था। अब आप पूछेंगे कि आखिर इसमें समस्या क्या है? आफ्टर ऑल, मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने का एक तरीका ही तो है। दरअसल दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम इस बात में है कि चाइना ये खर्चा तब कर रहा है जब वो ग्रॉस नेशनल इनकम के मामले में अपने टॉप कॉम्पिटिटर यानी यूएस के आसपास भी नजर नहीं आता है। साल 2023 की बात करें तो चाइना की जीएनआई यानी ग्रॉस नेशनल इनकम करीब $13,400 थी, जबकि सेम ईयर में अमेरिका की ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ने $80,000 के मार्क को क्रॉस किया था। हैरानी की बात यह है कि जीएनआई के मामले में आज चाइना, मेक्सिको और अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ खड़ा है और यूएस के कंपैरिजन में उसकी जीएनआई 6 टाइम्स छोटी है। लेकिन फिर भी इस कम जीएनआई पर कैपिटा के बावजूद वो अपनी मिलिट्री पर अमेरिका की तरह दिल खोलकर खर्चा कर रहा है। ऊपर से बीते कुछ सालों में चाइनीज इकोनॉमी एक ऑल टाइम लो एनुअल ग्रोथ को विटनेस कर रही है और देश में अनएम्प्लॉयमेंट, श्रिंकिंग वर्कफोर्स और ग्रोइंग ओल्ड एज पॉपुलेशन जैसी कई समस्या देखी जा रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों इन सब समस्याओं के बावजूद शी जिनपिंग की पॉलिसीज वेल्थ क्रिएशन से ज्यादा पावर क्रिएशन पर फोकस्ड है। ताकत की तलाश में जिस तरह चाइना अपनी ट्रू इकोनॉमिक नीड्स को नजरअंदाज कर रहा है, उसके कौन से कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स उसे उठाने पड़ सकते हैं? क्या इस तरह के रिजल्ट्स ऑलरेडी दिखाई देना शुरू हो गए हैं? और क्या है कहानी चाइना के पावर वर्सेस वेल्थ डिलेमा की? आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स, द चाइनीज डिलेमा ऑफ पावर वर्सेस वेल्थ। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि पावर और वेल्थ का रिलेशन कुछ वैसा ही होता है जैसा आग और हवा के बीच होता है। आग को जलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तेज हवा उसी आग का जलना नामुमकिन भी बना देती है। आसान शब्दों में कहें, हर देश को अपने आप को दूसरे देशों से महफूज रखने के लिए सुरक्षा यानी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है और सिक्योरिटी इंश्योर करने का ये काम मिलिट्री पावर को बिल्ड करने से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, आज अगर इसराइल खुद को दुनिया के सबसे चैलेंजिंग रीजन में सिक्योर रख पा रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर को होल्ड करता है। लेकिन स्पेंडिंग एंड सिक्योरिटी के बीच यहाँ एक पोटेंशियल डिलेमा एग्जिस्ट करता है जो ये कहता है कि एक्सेसिव मिलिट्री स्पेंडिंग लॉन्ग रन में एक नेशन की प्रॉस्पेरिटी को हैम्पर कर देती है और आखिर में जाकर वो देश ना तो ठीक तरह से प्रॉस्पेरस हो पाता है और ना ही ठीक तरीके से सिक्योर। स्पेंडिंग और सिक्योरिटी के बीच का ये डिलेमा दो थियरीज के रूप में हमारे सामने आता है, जहां पहली थियरी को गन्स बटर ग्रोथ डिलेमा कहा जाता है और ये थियरी कहती है कि किसी देश के बजट से निकलने वाला हर डॉलर या रुपया 3 जगह खर्च किया जा सकता है। एक, गन्स खरीदने में यानी अपनी मिलिट्री रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में, या यूं कहें कि अपनी मिलिट्री को एनहेंस करने में। 2, बटर खरीदने में यानी सिटीजन वेलफेयर के लिए, जैसे लोगों को एजुकेशन देना, उन्हें पीने के लिए साफ पानी और अच्छा खाना प्रोवाइड कराना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और 3, ग्रोथ पर यानी उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जो लॉन्ग रन में स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट करे। स्पेंडिंग वर्सेस सिक्योरिटी का ये डिलेमा फिलहाल चाइना के लिए चिंता का विषय नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभी अपनी टोटल जीडीपी का महज 2% ही डिफेंस सेक्टर पर खर्च कर रहा है, जो कि एक रिलेटिवली सेफ नंबर है। दरअसल चाइनीज लीडरशिप इस बात को अच्छे से जानती है कि आज वर्ल्ड डोमिनेंस की जो जंग वो अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं, वैसी ही एक जंग ओल्ड वॉर एरा में कभी रशिया यानी तब के यूएसएसआर ने भी इसी अमेरिका के साथ लड़ी थी। और उस दौरान भी सोवियत संघ की हार का एक बड़ा कारण यही रहा था कि अमेरिका के साथ compete करने के चक्कर में उसने गन्स बटर ग्रोथ के इस डिलेमा को नज़रअंदाज करते हुए अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा मिलिट्री पावर को इन्हेंस करने में लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि सोवियत संघ अमेरिका के साथ compete करने के चक्कर में साल दर साल करोड़ों रुपए मिलिट्री नीड्स को पूरा करने में फूकता रहा, जिसके चलते यूनियन के लाखों सिटीजन्स की बेसिक वेलफेयर नीड्स पूरी नहीं हो पाई और इसके चलते पैदा हुआ डिसकंटेंट यूएसएसआर में रिवॉल्ट्स का ऐसा तूफान लेकर आया जिसने इस यूनियन को 15 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। और चाइना की भी असली चिंता है स्पेंडिंग वर्सेस सिक्योरिटी का वो दूसरा डिलेमा जिसे पावर वर्सेस वेल्थ कहा जाता है। इस डिलेमा से जुड़ी थियरी कहती है कि किसी भी देश की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फैक्टर नंबर 1, वो अपने बजट को
किस तरह गन्स और बटन के बीच यानी मिलिट्री एक्सपेंडिचर और सिटीजन वेलफेयर के बीच बैलेंस करता है, और फैक्टर नंबर 2 उस देश की इकोनॉमिक ओपननेस कैसी है। अब देखिए, जहां तक बात मिलिट्री एक्सपेंडिचर की है, तो जैसा कि हमने पहले भी देखा, चाइना अपनी जीडीपी का महज 2% ही हर साल अपनी मिलिट्री पावर को एनहांस करने के लिए खर्च करता है, और करंट सिनेरियो में उसकी सिटीजन वेलफेयर स्पेंडिंग जीडीपी का लगभग 4 से 5% हिस्सा है, जो मोर और लेस एक सेटिस्फाइंग नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि फैक्टर नंबर 1 एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल में दोस्तों चाइना की रियल प्रॉब्लम शुरू होती है उस फैक्टर नंबर 2 से, जो एक देश की ओपननेस के बारे में बात करता है। प्रॉब्लम ये है कि आज चाइना के लिए ग्लोबल मार्केट उस तरह ओपन नहीं है जिस तरह 70s, 80s या 90s के उस दौर में हुआ करता था, जब डेंग जाओपिंग के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना को तेजी से अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। करंट सिनेरियो में चाइना की इकोनॉमिक ओपननेस रिड्यूस होती जा रही है और दुनिया की कई मेजर कंट्रीज के साथ बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज श्रिंक कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मिड 70s से लेट 90s तक 9.5% की जिस ट्रेमेंडस एवरेज एनुअल रेट के साथ चाइना ने ग्रो किया था, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि 1961 के साइनो सोवियत स्प्लिट यानी चाइना यूएसएसआर स्प्लिट के बाद चाइना की नजदीकियां अमेरिका के साथ बढ़ गई थी, जिसने ताज़ा इंडस्ट्रियलाइज हो रहे चाइना को नॉर्थ अमेरिका समेत पूरे यूरोपियन मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया था। लेकिन आज यही पिक्चर पूरी तरीके से बदल चुकी है दोस्तों, और आज चाइना और अमेरिका के बीच वैसी ही रिफ्ट पैदा हो चुकी है जो कभी यूएसएसआर और अमेरिका के बीच हुआ करती थी। दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर कई टैरिफ्स और कोटाज इंपोज कर दिए हैं ताकि अमेरिका में चाइनीज गुड्स और चाइना में अमेरिकन गुड्स के इंपोर्ट को रोका जा सके। अमेरिका अपने यहाँ ऑलरेडी यूएस चिप्स एक्ट जैसे लॉज पास कर चुका है ताकि चाइना से आने वाले सेमीकंडक्टर बेस्ड आइटम्स की एंट्री को कंट्रोल किया जा सके। सिमिलरली एशिया में चाइना का सबसे बड़ा कंपटीशन माने जाने वाले इंडिया ने भी इसी कंपटीशन के चलते चाइना से आने वाले कई प्रोडक्ट्स जैसे स्टील, सिंथेटिक फाइबर्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर हैवी ड्यूटी टैक्स इंपोज कर दिया है, और ऊपर से अभी बीते 2 अक्टूबर को फ्रांस, ग्रीस, इटली और पोलैंड जैसे यूरोपियन देश चाइना से आने वाली सस्ती ईवीज पर 45% मैसिव इंपोर्ट टैरिफ इंपोज करने के आइडिया को मंजूरी दे चुके हैं, और ऐसा ही हाल और देशों का भी है। असल में दोस्तों ये सब कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड की डी रिस्किंग पॉसिबिलिटी के तहत किया जा रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव फ्रेंडली कंट्रीज के साथ न्यू सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करना और नॉन फ्रेंडली कंट्रीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ्स इंपोज करना है ताकि उन्हें ओपन मार्केट में काउंटर बैलेंस किया जा सके। अब क्योंकि अमेरिका सालों से वेस्टर्न वर्ल्ड का अनप्रोक्लेम लीडर है, इसीलिए डी रिस्किंग पॉलिसी का ये फंदा उसने अपने पर्सनल गेन्स के लिए चाइना के गले में डाल दिया है। कहने का मतलब ये है कि चाइना की इकोनॉमिक ओपननेस साल दर साल वेरियस रीजंस के चलते श्रिंक होती जा रही है, जिसके चलते उसे फाइनेंशियल लॉसेज उठाने पड़ रहे हैं। और दोस्तों यही कारण है कि जो चाइना साल 2010 से 2014 के बीच 8.6% से ग्रो कर रहा था, उसकी ग्रोथ रेट अगले 5 साल यानी 2015 से 2019 के बीच रिड्यूस होकर 6.6% पर आ गई थी। इसके आगे चाइना के हालात और खराब रहे और साल 2020 से अब तक वो महज 4.6% की एनुअल ग्रोथ रेट ही रजिस्टर कर पाया है। ऊपर से आईएमएफ ने तो ये भी कह दिया है कि 2025 से 2029 के बीच चाइना की ग्रोथ रेट सिर्फ और सिर्फ 3.3% यानी 3.3% ही रहेगी, जो डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे एक देश के लिए गहन चिंता का विषय है। अब भले ही वेस्टर्न वर्ल्ड की डी रिस्किंग पॉलिसीज, चाइना की श्रिंकिंग इकोनॉमिक ओपननेस या उसकी रिड्यूसिंग एनुअल ग्रोथ रेट, इनमें से कोई भी रीजन उसके कोलैप्स का इमीडिएट कारण ना बने, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना का करंट इकोनॉमिक मॉडल कई तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए चाइना की पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो कर रही है, जिसके चलते देश के रिसोर्सेज पर एडिशनल प्रेशर पड़ रहा है। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट का इशू चाइनीज सोसाइटी के लिए एक मेजर प्रॉब्लम भी बनता जा रहा है, और अभी पिछले ही साल चाइना के यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ने ऑल टाइम हाई नंबर को हिट कर दिया था, और इसी तरह रिड्यूस होती वर्कफोर्स और एक फ्लैट होता ग्रोथ कर्व चाइना के लिए इस पूरी सिचुएशन को और ज्यादा टेंस बना रहा है। हालांकि दोस्तों चाइनीज ऑफिशियल्स की माने तो ये सारे इश्यूज अपने आप में चैलेंजिंग तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन को फेस करने वाला चाइना को ही पहला देश है। एशियन सबकॉन्टिनेंट में ही मौजूद जापान और साउथ कोरिया जैसे देश भी अपनी डेवलपिंग टू डेवलप्ड जर्नी के दौरान ऐसी ही सिमिलर इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी को रजिस्टर कर चुके हैं, जहां 3 से 4 डेकेड की हाई एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के बाद उनकी इकोनॉमीज ने मैसिव डिप को विटनेस किया था। लेकिन ठीक से देखा जाए तो चाइनीज ऑफिशियल्स के ये दावे ऑप्टिमिज्म को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिज्म को नहीं।
ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जिस जापान और साउथ कोरिया की दुहाई वो दे रहे हैं, उन्होंने विदाउट एनी डाउट ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन को तो फेस किया था, लेकिन उनकी ग्राउंड रियलिटी चाइना से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को हिट करने से पहले ही जापान और साउथ कोरिया की जनता हाई इनकम इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर चुकी थी, जिसके चलते ये देश फ्लैट होती ग्रोथ रेट कर्व की प्रॉब्लम को इजीली ओवरकम कर पाए। साथ ही क्योंकि इस वक्त तक इन दोनों देशों का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अमेरिका जैसी रिच कंट्री की ही तरह एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल से निकलकर डोमेस्टिक एंड कंज्यूमर बेस्ड ग्रोथ मॉडल में शिफ्ट हो चुका था, इसीलिए फ्लैट होती ग्रोथ रेट कर्व का इम्पैक्ट इन पर मिनिमम रहा। दोस्तों, डोमेस्टिक एंड कंज्यूमर बेस्ड ग्रोथ मॉडल रिच कंट्रीज के बीच पाया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है और ज्यादातर रिच कंट्रीज इसी मॉडल्स को फॉलो करती हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज और स्टर्डी सर्विस सेक्टर पर बेस्ड होता है, जो स्टैग्नेशन के बाद भी इकोनॉमिक एक्सपेंशन को पॉसिबल बनाता है। लेकिन चाइना का केस थोड़ा अलग है दोस्तों, क्योंकि वो ना ही अब तक एक हाई इनकम इकोनॉमी बन पाया है और ना ही उसकी इकोनॉमी अब तक डोमेस्टिक और कंज्यूमर बेस्ड ग्रोथ मॉडल में ट्रांसफॉर्म हुई है। दरअसल दोस्तों, वर्ल्ड बैंक किसी भी देश को एक हाई इनकम इकोनॉमी तब प्रोक्लेम करता है जब उस देश की जीएनआई पर कैपिटा $14,005 से ज्यादा होती है, लेकिन क्योंकि चाइना की जीएनआई पर कैपिटा अभी भी $13,000 ही है, इसीलिए उसे एक हाई इनकम इकोनॉमी नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं कि जीएनआई पर कैपिटा किसी भी देश के लोगों की एवरेज इनकम को मेजर करने का एक टूल होता है, जहाँ जीएनआई उस देश के सभी रेसिडेंट्स की टोटल इनकम का एक सम होती है, और जीएनआई पर कैपिटा फाइंड आउट करने के लिए उस देश की टोटल इनकम यानी जीएनआई को पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। और एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक देश की अगर टोटल इनकम 1 लाख रुपए है और वहाँ 100 लोग रेसाइड करते हैं, तो ऐसे में उस देश की जीएनआई पर कैपिटा हुई 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 यानी 1000 रुपए। बहरहाल, चाइना का अब तक एक हाई इनकम इकोनॉमी ना बन पाना और उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का अभी तक एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट ड्रिवन होना ही वो वजह है जिसके चलते एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि आने वाला वक्त बीजिंग के लिए चैलेंजिंग होने वाला है, और अगर वो ताकत की तलाश में ऐसे ही फाइनेंशियल रियलिटी को नजरअंदाज करता रहा तो सुपर पावर बनने से पहले ही उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। दरअसल दोस्तों, ताकत की तलाश में चाइना इन्वेस्टमेंट को एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी अमेरिका की ही तरह यूनिवर्सल हो सके। लेकिन सीपेक और बीआरआई जैसे मल्टी बिलियन डॉलर प्रोग्राम्स ऑलरेडी मैसिव इकोनॉमिक ब्लंडर साबित हो चुके हैं, जिसके चलते चाइना की फाइनेंशियल हेल्थ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अगर हम बीते 2 दशकों की बात करें दोस्तों, तो पावर एक्सपेंशन के लिए चाइना अपनी जीडीपी का 40% हिस्सा कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसका ये इन्वेस्टमेंट G7 जैसी कंट्री से कई गुना ज्यादा है, जिनका इन्वेस्टमेंट जीडीपी फिगर में ऑन एन एवरेज 23% है। ऊपर से समस्या ये है कि चाइना की ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ना एसेट क्रिएट कर रही है और ना ही कैपिटल, और वो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे अनेकों देशों में अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट गंवा चुका है। आलम यह है कि शी की इस पावर एक्सपेंशन पॉलिसी का नेगेटिव इम्पैक्ट चाइना की आम जनता को उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते चाइना में होने वाले प्रोटेस्ट का नंबर बढ़ता जा रहा है और लोग स्लगिश इकोनॉमी यानी सुस्त आर्थिक हालातों से निजात पाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर शी को क्या करना चाहिए। क्या पावर एक्सपेंशन की जिस पॉलिसी को वो फॉलो कर रहे हैं उन्हें उसे कैरी करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, या वो पावर वर्सेस वेल्थ के इस डिलेमा को एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ रिजॉल्व कर सकते हैं? व्हाट कैन शी डू? दोस्तों, पावर वर्सेस वेल्थ के इस डिलेमा को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले शी को यह समझना होगा कि ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में जरूर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ पावर एक्सपेंशन से किसी भी देश को प्रॉस्पेरस नहीं बनाया जा सकता। यहाँ मुझे विंस्टन चर्चिल का वो फेमस कोट याद आता है जहाँ उन्होंने कहा था कि द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर आर द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। यानी अब वो वक्त नहीं है जब एक देश सिर्फ मिलिट्री एक्सपेंशन से पावर को ट्रू सेंस में कैप्चर कर सके। दुनिया तेजी से बदल रही है और आज ताकत का असली मालिक वो है जिसके पास इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि चाइना और इंडिया जैसे देश आने वाले कल के सूत्रधार होने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों ही देशों के पास फ्यूचर वर्ल्ड में ग्रो करने के लिए सूटेबल साइज, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज और मच नीडेड एम्बिशन है। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें अभी से एक बैलेंस अप्रोच को अपनाना होगा। सबसे पहले तो चाइना को अपनी पावर एक्सपेंशन पॉलिसी में ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज के बीच एक थ्रेशहोल्ड लिमिट सेट करनी होगी, क्योंकि करंट सिनेरियो में चाइना अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को बढ़ाने से ज्यादा अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, ताइवानीज वाटर्स में उसके द्वारा दिन रात की जा रही मिलिट्री एक्सरसाइजेस का कोई मेजर बेनिफिट उसे नहीं मिल रहा है, और करोड़ों युआन खर्च करके वो ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि ताइवान उसके कंट्रोल में रहे।
ऐसे में उसे समझना होगा कि अगर वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है तो उसे पावर से ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देना होगा ताकि देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंश्योर हो सके। सेकेंडली, पावर वर्सेस वेल्थ के डिलेमा को काउंटर करने के लिए उसे एक लेस कॉन्फ्रंटेशनल फॉरेन पॉलिसी को अपनाना होगा ताकि वो मिलिट्री एंगेजमेंट में कम से कम इन्वॉल्व रहते हुए अपने इकोनॉमिक एजेंडाज पर फोकस कर सके। दरअसल बीते कई सालों से चाइना एक अग्रेसिव कॉन्फ्रंटेशनल फॉरेन पॉलिसी को अपनाए हुए है, जिसके चलते उसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए हिमालयन रीजन में उसके मिलिट्री क्लैशेस इंडिया के साथ बढ़ते जा रहे हैं। साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में वो कभी सेनकाकू आइलैंड को लेकर जापान के साथ तो कभी स्पार्टली आइलैंड्स को लेकर फिलीपींस के साथ दो दो हाथ करता नजर आ रहा है, और ऐसे में उसे अपनी कॉन्फ्रंटेशनल फॉरेन पॉलिसी को भी लेस एग्रेसिव बनाना होगा। सिमिलरली यहाँ शी को भी अपनी कुछ हार्ड कोर पॉलिसीज को ड्रॉप करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए शी द्वारा लाई गई वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ने यूरोपियन देशों के साथ चाइनीज रिलेशंस को खराब कर दिया है, क्योंकि इसके तहत चाइनीज ऑफिशियल्स कई दफा ओपनली हॉस्टाइल मैनर में एक्ट करते नजर आते हैं। ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट लास्ट ईयर चाइना के एम्बेसडर टू फ्रांस मिस्टर लू शाई को लेकर विटनेस किया गया था, जिसके बाद से यूरोपियन देशों के बीच चाइना को लेकर इफ्स एंड बट्स बढ़े थे, जिसका नतीजा हाल ही में ईवीज पर लगाए गए टैरिफ्स के रूप में सामने आया था। मतलब साफ है दोस्तों कि अगर चाइना सच में एक सुपर पावर बनना चाहता है तो शी के लिए इस पावर वर्सेस वेल्थ डिलेमा को ओवरकम करना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड डोमिनेंस का सीधा और सटीक रास्ता इन्हीं दो फैक्टर्स के बीच सामंजस्य बनाकर ही निकलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आज भी ताकत के दम पर सुपर पावर बना जा सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को। ये भी जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।